दोस्तों, आरएसवी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूकेपीएससी की ईओ, आरओ, आरओ और ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमने इससे पहले थोड़ा सा पढ़ाया था पादपों के बारे में, पादपों के क्लासिफिकेशन, पादपों का वर्गीकरण हमने पढ़ाया था। जिस तरीके से हमने पादपों का वर्गीकरण पढ़ाया उसी तरीके से आज हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जंतुओं को जंतु जगत की जो डिस्कवरी थी सबसे पहले अरस्तु ने की थी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता इन्होंने एक किताब लिखी जो थी जंतु इतिहास, या इसको हम जानते हैं, नोन करते हैं एनिमिलिया हिस्टोरिया एनिमिलिया हिस्टोरिया या हिस्टोरिया एनिमिलिया हिस्टोरिया। इसमें 500 जंतुओं का वर्णन है और 500 जंतुओं के शेप, साइज, आकृति, उनकी रचना मतलब उनका शेप, वो दिखते कैसे, साइज और उनकी बनावट क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। जंतुओं का वर्णन किया और जंतुओं का स्वभाव क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उनका रहन सहन, उनका खान पान क्या है, वो भी उन्होंने अपनी पुस्तक एनिमिलिया हिस्टोरिया में लिखा था। उसके अलावा जंतुओं का वर्गीकरण कि वो जंतुओं का वर्गीकरण उन्होंने छोटी छोटी कैटेगरीज में किया, या फाइलम में किया, या ग्रुप्स में किया, जिससे उनको अध्ययन की दृष्टि से पढ़ने में आसानी हो। और फिर लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। तो जनन, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करना, अपनी जैसी प्रजनन, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन। और जनन क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट के फ्यूज होने को हम क्या कहते हैं? जनन। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? जनन। और अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? हमारा प्रजनन। ठीक है। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने जंतुओं का वर्गीकरण भी, जैसे पादपों का वर्गीकरण किया, वैसे ही जंतुओं का वर्गीकरण किया। और जंतु जगत को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एनेमा, जैसे वो जंतु आते थे जिनमें रेड ब्लड यानी कि लाल रुधिर जो था वो एब्सेंट था, लाल रुधिर नहीं पाया जाता था। तो इनमें क्या होगा? जो लाल रुधिर है वो नहीं पाया जाएगा। और इस एनीमा में हमने स्पंजेस को रखा, नाइडेरिया को रखा। स्पंजेस हमने देखा अक्सर इस टाइप के समुद्रों में इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम नेचुरल स्पंज के नाम से जानते हैं। इस टाइप से ये नेचुरल स्पंज और दे आर मेराइन, ये मराइन वाटर में ही मिलते हैं, समुद्री होते हैं ये। तो इनमें लाल रुधिर क्या होगा? एब्सेंट होगा। और नेचुरल स्पंज जो थे, पहले क्या करते थे, अभी आर्टिफिशियल स्पंज आ गए, पहले इन नेचुरल स्पंज में ही आप ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमारे कांच की वस्तुएं होती थी या चीनी मिट्टी की वस्तुएं होती थी, इन स्पंज में ही हम उनको पैक करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। नेक्स्ट आते हैं नाइडेरिया।
नाइजीरिया में आपके एस्केरिस है, और जिन्हें हम वॉर्म्स के नाम से जानते हैं, तो वॉर्म्स इसमें आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका मॉलस्क। मॉलस्क में आपने एक एप्पल स्नेल देखा होगा, या हमने सीप देखी है। तो एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल जिससे आप घोंघा के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोड्स में आपके और सारे इंसेक्ट्स आ गए। क्या आ गए? इंसेक्ट। मच्छर हैं, मक्खियां हैं, और प्रॉन है, और बटरफ्लाई है। तो ये सारे आपके किस में आ गए? आर्थ्रोपोड्स में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वन है इकाइनोडर्मेटा, और ये सारे क्या होते हैं? अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब है इनमें रीढ़ की हड्डी, जो हमारी बैकबोन होती है, यहाँ गर्दन से स्टार्ट होती है, तो इनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि वर्टिबल जो कॉलम होता है, वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो इसमें क्या होगा? रीढ़ की हड्डी क्या होगी? अनुपस्थित। ठीक है। तो एनीमा में हम किन जंतुओं को पढ़ते हैं जिनमें लाल रुधिर क्या होगा? एब्सेंट होगा, यानी कि जो हमारे बॉडी का रेड ब्लड है वो इनमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। और इस कैटेगरी में हमारे स्पंजेस आते हैं, नाइजीरिया आते हैं, मॉलस्क आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं, एंड इकाइनोडर्मेट्स आते हैं, जैसे आपके स्टारफिश वगैरह। फिर आते हैं आपके इनैमा वो जंतु होंगे जिनमें लाल रुधिर क्या होगा? प्रेजेंट होगा, यानी कि ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड। ठीक है। और ये भी कितने टाइप्स के? अध्ययन की दृष्टि से हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला है बीबीपोरा और दूसरा है ओविपोरा। तो बीबीपोरा जो है जो एनिमल्स, जो जंतु डायरेक्ट बच्चे देते हैं, उसमें क्या आएंगे आपके? बीबीपोरा। ओविपोरा क्या होंगे? जो अंडे देते हैं, जैसे आपके चिड़िया हो गई, बतख हो गए, ये सब क्या करते हैं? आपके अंडे देते हैं। और बीबीपोरा जो जंतु डायरेक्ट बच्चे देते हैं, जैसे आपके कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, और मनुष्य हो गए, और भी सारे जानवर जो बच्चों को पैदा देते हैं, वो सारे क्या होंगे? आपके बीबीपोरा। इतना आगे समझ में आपको एक बार फटाफट देख लेते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन किया, और जिसमें उन्होंने उसकी जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण और जनन का वर्णन किया। वर्गीकरण की दृष्टि से हमने इन्हें इनैमा और इन इनैमा में डिवाइड किया। चलिए, उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था व्हिटेकर के सिद्धांत को। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रोटोजोन्स को। अब जंतुओं का वर्गीकरण हम व्हिटेकर के सिद्धांत से लेंगे, और सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ जो है ये कैसे होते हैं?
ये होते हैं, आप नेट आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कैसे होंगे ये? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कैसे होंगे? बहुत छोटे। अब बहुत छोटे हैं तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथों पे, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है और अपने हाथों को इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेंगे। इसका मतलब हम नंगी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। तो ये किसकी मदद से हम देख पाएंगे इन्हें? सूक्ष्मदर्शी की। किसकी मदद से देख पाएंगे हम इन्हें? सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम प्रोटोजोन्स को देख पाएंगे। ये हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा जो फीचर है, सबसे बड़ा जो इनका फीचर है, ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होंगे? एक कोशिकीय। कैसे होंगे ये? एक कोशिकीय। इसका मतलब ये एक ही कोशिका से बने होंगे, इसमें कोई जोड़ नहीं होगा। जैसे हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है, मल्टी सेलुलर होती है। हमारे मसल्स की अलग कोशिका होगी, हमारी हड्डियों की अलग कोशिका होगी, हमारे बालों की अलग कोशिका होगी। इसका मतलब क्या है कि हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और जो प्रोटोजोन्स होंगे उसमें क्या होंगे? एक ही सेल से उनकी कोशिका बनी होगी। इसका मतलब वो क्या होंगे? एक कोशिकीय। तो ये इनका स्पेशल फीचर है। इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा पर न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रोटोजोन्स का एक एग्जाम्पल है आपका दैट अमीबा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? अमीबा। अब इसमें देखिए मैंने कहा इसमें क्या होगा? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, न्यूक्लियोलस। जिस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये होगा खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका। दूसरा इसका स्पेशल फीचर है, इसमें अग्रपाद। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? अग्रपाद, जिसको आप स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। इस स्यूडोपोडिया का या अग्रपाद का काम क्या है? इस स्यूडोपोडिया या अग्रपाद का काम है, ये फूड को कैप्चर करेंगे, खाने को पकड़ेंगे। खाने को पकड़ने का काम क्या है स्यूडोपोडिया का? तो ये क्या करेंगे? फूड कैप्चर। खाना पकड़ने का काम ठीक है, तो ये एक कोश की होते हैं। इसमें न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस होता है। खाद्य रिक्तिका प्रेजेंट होती है, जिसे आप फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होंगे? एक कोश की होंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे इस टाइप से छिद्र पाए जाते हैं। और खाने को पकड़ने का काम कौन करता है? अग्रपाद। एक और इसका एग्जाम्पल्स है, और ये पूरी तरीके से होता है परजीवी। कैसा होगा? परजीवी। कैसा होगा? परजीवी। ठीक है, एक और होता है आपका
एक और प्रोटोजोन्स होता है यूग्लिना। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का। क्योंकि हम नेक्ड आइज से तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इनको देख पाते हैं। इसमें भी बड़ा सा एक फूड वैक्यूल होगा और एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये इसका एक चुटिया निकली होती है यूग्लिना में। ये चुटिया को हम कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, इस चुटिया को हम क्या कहेंगे? फ्लैजिला। ठीक है, इस चुटिया का काम क्या है? ये चुटिया के जैसा आपको दिख रहा है, देखिए, लेकिन होगा ये सिंगल। इसकी बॉडी पे रोम लाइक स्ट्रक्चर है और वो कैसा है? सिंगल है। जैसे हमारे बाल हैं वैसे ही इसके ये चुटिया, इसके ये बाल हैं। तो ये फ्लैजिला का काम क्या होता है? इस फ्लैजिला का काम है फूड कैप्चर करने का। सेम हो गया, खाना पकड़ने का। सॉरी। तो यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोन्स है जो क्या होता है? जो हरे रंग का होता है। कैसा होगा ये? हरे रंग का। कैसा होगा? हरे रंग का। हरे रंग का होने के कारण ये कैसा होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा या स्वकोशी होगा। ठीक है, तो हरे रंग का है इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। इसीलिए ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो ये अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं बनाएगा। इसमें भी फूड वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। एक चुटिया इसमें प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दे दिया फ्लैजिला। ठीक है, इसका काम है प्रोटेक्शन और मूवमेंट। मूवमेंट देना। क्या काम है? बॉडी को मूवमेंट देना, यानी कि गमन में सुविधा करता है। क्या करेगा? गमन में कितना आ गया सबको? ठीक है, नाउ वन मोर इज देयर, यूग्लिना। यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया। वन मोर इज देयर, इसको हम कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम। लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं ह्यूमन स्लीपर्स। ह्यूमन स्लीपर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए ये चप्पल की आकृति का है। ठीक है, तो इसीलिए इसे मानव चप्पल या ह्यूमन स्लीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। कैसा है? चप्पल के जैसा। चप्पल के जैसा। इसमें देखिए ये रोम लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है। ये रोम लाइक या आपको ये फ्लैजिला इसमें सिंगल था और इसमें ये फ्लैजिला बहुत सारे हो गए, यानी कि रोम लाइक स्ट्रक्चर। तो रोम लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोम
के जैसा जैसी संरचना, इसको हम कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे? सीलिया। सीलिया। अब इन सीलिया का वर्क क्या है? तो ये इसकी बॉडी को मूवमेंट देता है। क्या देगा? मूवमेंट। ठीक है, तो हमने प्रोटोजोअन्स में क्या क्या पढ़ा? एक अमीबा को, एक पैरामीशियम को और एक यूग्लिना को। कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटोजोअन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या कौन सा प्रोटोजोअन्स अपना खाना खुद बनाता है। तो वो है आपका क्या है? यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ह्यूमन स्लीपर्स के नाम से या मानव चप्पल के नाम से कौन सा प्रोटोजोअन्स जाना जाता है। तो उससे कहते हैं हम पैरामीशियम। और अग्रपाद किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो वो किसमें है? अमीबा में। अमीबा भी कई प्रकार के होते हैं। एक अमीबा का नाम हमने सुना होगा एक अमीबा जिसके रोग को अक्सर लोग जानते हैं और कॉमन डिजीज है ये, जो अमीबा के कारण फैलती है। और वो एक अमीबा का टाइप होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पेचिस या लूज मोशन, सिर्फ पेचिस जब होती है या लूज मोशन होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। और जैसे पेचिस में जैसे पेट में क्या हो जाता है? मरोड़ जैसा हो जाता है, मरोड़ हो जाता है, ऐंठन होती है, दर्द होता है। वो किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका एक अमीबा का टाइप होता है और इसके कारण पेचिस होती है। वन मोर इज देयर, एक और प्रोटोजोअन है जिसको आप प्लाज्मोडियम के नाम से नोन करते हैं, प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम। किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है? ये फ्लैजला है और ये प्लाज्मोडियम की बॉडी होगी। तो प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोअन्स का एक टाइप है और ये आपके मलेरिया, जो तेज बुखार होता है, तेज बुखार जिसको आप मलेरिया के नाम से जानते हैं, तो वो किसके कारण होता है? ये एक प्रोटोजोअन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? आपको मलेरिया रोग होता है और मलेरिया में तेज बुखार इसके लक्षण हैं और ये बुखार बार बार रिपीट करता है। तो ये भी क्या है? एक प्रोटोजोअन्स का टाइप है। और प्लाज्मोडियम, आप सोच रहे होंगे कि मलेरिया तो मच्छर से होता है, मच्छर सिर्फ उसका वाहक होता है, मच्छर सिर्फ आपके प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। जैसे आप सपोज करिए कहीं नालियों में या किसी खाली जगह पे गंदा पानी भर जाता है। गंदा पानी भरने के बाद उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट्स या मच्छर जाके बैठे और बैठने के बाद फिर वो उड़े वहां से और आए ह्यूमन बाइट को, यहाँ पे कहीं पे भी बाइट किया, काटा, तो प्लाज्मोडियम क्या होंगे? जहां वो इंसेक्ट बाइट करेगा, काटेगा, प्लाज्मोडियम वहां से, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है हम देख नहीं सकते, तो वहां से हमारे ब्लड में चला गया और जिसके कारण क्या हो जाते, फिर ये प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोअन है जो दो कोशिकाओं में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। पहला है आपका मच्छर और दूसरा है आपका ह्यूमन, यानी कि हम। ठीक है,
तो प्लाज्मोडियम के बारे में और ज़्यादा इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। धन्यवाद।